हेलो मेरे भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है कि नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, 11th कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, हमने वन शॉट रिवीजन की सीरीज शुरू कर दी है। ठीक है, तो ओसीएम का चैप्टर 1 अपना ये वन शॉट रिवीजन में हो चुका है और आई होप सारे बच्चे वो रिवीजन लेक्चर देख के आए हैं और ओसीएम के चैप्टर 1 का एकदम जबरदस्त रिवीजन करके आए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे बेटा ओसीएम का सेकंड चैप्टर जो है ट्रेड, उसका रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 का हुआ है वैसे ही एकदम डिटेल में और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और वन शॉट ये रिवीजन तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, बस मैंने पहले ही बोला है कि 80 में से 60 प्लस लेके जाएंगे बॉस तुम्हें, बस ये रिवीजन के बेसिस पे। ठीक है, हाँ, तो 80 में से 60 प्लस लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो बस बैठे रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, जो जो बोलने के लिए कहा जाएगा वो साथ में कहना पड़ेगा, बस इतना ही है। ठीक है, और अगर ये रिवीजन लेक्चर पसंद आए तो बॉस लाइक कमेंट शेयर कर दो, और क्या ही चाहिए। ठीक है, चलो बॉस शुरू करेंगे फिर आज का ओसीएम का चैप्टर नंबर सेकंड का वन शॉट रिवीजन। क्या रेडी है भाई, सब लोग रेडी है? हाँ जी, चलो शुरू करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया कह के। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 2 है अपना ओसीएम का, जिसका नाम है ट्रेड। चैप्टर 1 में ट्रेड के बारे में अपन सीख चुके हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है ट्रेड? सर ट्रेड में गुड्स बाय और सेल किए जाते हैं। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आइदर गुड्स एंड सर्विसेज और मनी, है कि नहीं, बराबर है। तो मतलब इसमें बार्टर सिस्टम भी आती है और मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम भी आती है ना, उसी को ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड के ऊपर एक पूरा चैप्टर क्यों है? एक पूरा चैप्टर इसलिए है क्योंकि ट्रेड ना सर इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये हमने कल ही देखा ना, वो जो रिवीजन किया लास्ट वाला चैप्टर 1 का, उसी में देखा बना क्या ट्रेड इंटरनल भी होता है, ट्रेड एक्सटर्नल भी होता है, मतलब डोमेस्टिक भी होता है और फॉरेन ट्रेड भी होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक ट्रेड में भी और टाइप्स है, क्या है, क्या है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ओ हो, और रिटेल ट्रेड में भी रिटेल ट्रेड के और रिटेल ट्रेडर्स के टाइप्स होते हैं। हाँ सर, याद आ रहा है, चैप्टर 1 सॉरी चैप्टर 2 हमने किया है, तो चैप्टर 2 में हमें याद आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या सर? एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करें, एक्सटर्नल ट्रेड में भी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अंतरपोर्ट ये होता है, उसके प्रोसीजर होते हैं। अरे हाँ, अब याद आ रहा है, यस। तो अभी वही हमें रिवाइज करना है। ठीक है, इसलिए ये पूरा अलग से चैप्टर दिया है ट्रेड पे। चलो, तुमने जो बात बोली ना बेटा वो सही है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स सर्विसेज सेल या बाय करना फॉर मनी और मनीज वर्थ। अब उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इकोनॉमी में ट्रेड का रोल क्या है? ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी कंट्रीज इकोनॉमी। द progress and overall development of economy largely overall development और progress depends on smooth trade activities। जितना किसी भी कंट्री का ट्रेड अच्छा होगा ना, उतनी उस कंट्री की डेवलपमेंट, उतनी उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, आगे बेसिक फीचर्स क्या है सर ट्रेड के? पहला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ, मनी या मनीज वर्थ, पैसे के लिए गुड्स बाय सेल करना, सर्विसेज बाय सेल करना। और दूसरा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। गुड सेल बाय गुड सर्विसेज बाय सेल तो कर रहे हैं अपन, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन दूसरा फीचर क्या है ट्रेड का? ओनरशिप भी साथ साथ ट्रांसफर हो जाती है, टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। आगे, ओरिजिन ऑफ ट्रेड। अब ये बात सबको पता है कि पहले जमाने में ट्रेड कैसे किया जाता था मेरे बंदे, कैसे किया जाता था रे पहले जमाने में? सर बार्टर सिस्टम था, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, या गुड्स के बदले सर्विस, सर्विस के बदले गुड्स, कुछ भी, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं अपन, बराबर है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, समझ में आ रहा है सर? मेजरमेंट के लिए प्रॉब्लम आता था, या फिर डिवीजन के लिए, सेपरेशन के लिए प्रॉब्लम आता था, ये प्रॉब्लम आते थे। ठीक है, इसीलिए ना बार्टर सिस्टम चला गया, मनी इन्वेंट हुआ, समझ में आ रहा है? लोग फिर मनी के थ्रू ट्रेड करने लगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करने लगे, और आज तो सबको पता ही है ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, चलो, सो ओरिजिन ऑफ ट्रेड इज व्हाट? द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट मनी। गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे विदाउट मनी, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आज की क्या सिचुएशन है मॉडर्न ट्रेड? आफ्टर द इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मनी एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आज दुनिया में कहीं भी देखो, मनी को कहीं पे भी नकारा नहीं जाता, हर जगह पे एक्सेप्टेंस है मनी के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं जिसके बदले। ठीक है, ट्रेड बिकम इजियर, मोर सिस्टमेटिक एंड मोर एफिशिएंट। ट्रेड इजी हो गया, सिस्टमेटिक हो गया और एफिशिएंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? पका पका, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन सर ट्रेड का।
अब एक्चुअल चैप्टर का रिवीजन शुरू हो रहा है। अब ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब सबको पता है, ट्रेड मींस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड का? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग मनी। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है। कहीं पे भी ट्रेड इसीलिए किया जा रहा है ना कि लोग पैसा कमा पाए, गुड्स सर्विसेज बाय और सेल करके। चलो, ट्रेड क्या काम करता है? इट इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जाहिर सी बात है सर, प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए, कंज्यूमर को गुड्स कंज्यूम करने हैं। अगर बीच में ट्रेड ही नहीं होगा तो गुड्स पड़े रहेंगे ना। समझ में आ गया? इसलिए ट्रेड क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर्स हु मेक्स गुड्स एंड कंज्यूमर्स हु यूजेस देम या कंज्यूम्स देम। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं भाई ट्रेड में? इट इज कैरिड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। इसीलिए ट्रेड का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, ट्रेड इक्वल्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है और जो लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ये इन शॉर्ट ट्रेड का एक मीनिंग डेफिनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसे अभी कुछ देर पहले बोला, या फिर चैप्टर 1 के एंड पार्ट में हमने देखा है क्या ट्रेड के टाइप्स है। कौन से? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब मेरी कंट्री के टेरिटरी में जो ट्रेड किया जा रहा है वो। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल मतलब मेरी कंट्री और बाहर की कंट्री, या इन रिलेशन टू आवर कंट्री। समझ में आ रहा है? दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड में भी ना दो टाइप्स है सर। कौन से? सबको पता है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स कौन से रे मुन्ने? इधर 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 बात कर रहा है मैं। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स कौन से हैं? पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। बराबर है? होलसेल ट्रेड मतलब बल्क क्वांटिटी पे गुड्स खरीदना और उसे बेचना। ठीक है, किसको? प्रोड्यूसर से सीधा गुड्स खरीदेगा और किसको बेचेगा? या तो कंज्यूमर को बेचेगा या तो रिटेलर को बेचेगा। समझ में आ रहा है क्या? बल्क में खरीदेगा। दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब क्या सर? होलसेलर से छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदेगा और छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचेगा, होता है रिटेल ट्रेड। क्लियर है सबको? पका पका, गुड। अब रिटेल ट्रेड में रिटेलर्स के टाइप्स होते हैं, है कि नहीं? आइटिनरेंट रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, वो भी डिटेल में देखना याद है। ओके, चलो तब तक आ जाओ फॉरेन ट्रेड पे, एक्सटर्नल ट्रेड पे। अब एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के कॉन्सेप्ट टाइप्स है, तीन है। एक इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड, तीसरा एंट्रीपोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या ये सबको पक्का पक्का याद है? बस यही कंसेप्ट पे बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, चलो। सो ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ट्रेड के दो मेन कैटेगरीज है। पहला है इंटरनल ट्रेड, जो कंट्री के लोकल बाउंड्रीज में होता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा है एक इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड विद अदर कंट्रीज, अपनी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो इंटरनल ट्रेड में देखो क्या है, गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इनसाइड द कंट्री, कंट्री में ही गुड्स बाय सेल किए जाते हैं। इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या बोलता है? बाइंग इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग इन स्मॉलर लॉट्स टू रिटेलर्स। प्रोड्यूसर से बल्क पे लेके रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचना, दैट इज इंटरनल, दैट इज होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या है? सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर। ये कौन करता है? जनरली रिटेलर करता है, जो होलसेलर से खरीदता है और फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। समझ में आ रहा है? गुड। रिटेल ट्रेड के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ये एक्चुअली रिटेलर्स के टाइप्स है। ठीक है, आइटिनरेंट रिटेलर्स और दूसरे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। आइटिनरेंट रिटेलर्स मतलब सर ऐसे रिटेलर्स जिनकी फिक्स्ड जगह नहीं होती ट्रेड करने की, इसीलिए क्या लिखा है देखो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लेस टू प्लेस घूमते रहेंगे। ठीक है, और फिक्स्ड शॉप मतलब जो एक शॉप से, फिक्स्ड जगह से, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से उनका शॉप चलाते हैं या ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आइटिनरेंट के टाइप्स है, 5 टाइप्स। कौन से? सारे बच्चे जानते हैं, एकदम प्यार से जवाब देना। ठीक है, आइटिनरेंट रिटेलर्स के 5 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला है हॉकर्स, दूसरा है पेडलर्स, तीसरा है स्ट्रीट ट्रेडर्स, फोर्थ चीप जैक्स एंड फिफ्थ मार्केट ट्रेडर्स। ये 5 टाइप्स है आइटिनरेंट के, इसको अभी डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में ना सर उसमें फिर से 2 टाइप आते हैं। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के 2 टाइप्स कौन से? एक आइटिनरेंट रिटेलर और दूसरा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। आइटिनरेंट के 5 और फिक्स्ड शॉप में फिर से 2 कैटेगरीज आएंगे। कौन से? ये देखो, एक स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स।
समझ में आया क्या? पका पका। तो स्मॉल स्केल में 4 है और लार्ज स्केल में 5 है। स्मॉल स्केल में 4 कौन से हैं? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। स्मॉल स्केल में पहला है जनरल स्टोर, दूसरा है सेकंड हैंड शॉप्स, सेकंड हैंड गुड शॉप्स, तीसरा है ऑथोराइज्ड डीलर, फोर्थ वन स्पेशलिटी शॉप्स। समझ में आया? पक्का। और लार्ज स्केल में क्या है? लार्ज स्केल में है सर डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप्स और मॉल्स। ये सारे आएंगे लार्ज स्केल में। समझ गए क्या हमने? पक्का पक्का याद आ रहा है क्या? सेकंड चैप्टर में किया है हमने, ठीक है चलो गुड। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। अपने कंट्री के बाहर या तो गुड्स बेचना या कंट्री के बाहर से गुड्स खरीदना, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स है। एक है इंपोर्ट बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दूसरा है एक्सपोर्ट सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, और तीसरा है अंतरपोर्ट, ये री एक्सपोर्ट भी जिसको बोलते हैं, इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्रीज। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें, एक कंट्री से मान लो जापान से गुड्स इंपोर्ट किए और चाइना में गुड्स भेज रहे या कनाडा में गुड्स भेज रहे। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट या अंतरपोर्ट, ठीक है बेटा गुड। चलो अब डिटेल में देखेंगे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों को भी, एकदम साथ में बने रहना, ठीक है। और जब जब मैं कुछ सवाल पूछूं कमेंट करके ढंग से आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का ना। मैं जानता हूं कि बहुत प्यारे बच्चे हैं, पढ़ाई करके आए, ये बस उनके उस नॉलेज को हम शार्पन कर रहे हैं। और एक आध बच्चा होगा मेरे जैसा, एक आध बच्चा होगा ना मेरे जैसा कि सर नहीं पढ़ के आया तो भी क्या हुआ, यहाँ पे मैं 100% कवर कराऊंगा, ये इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। चलो सो इंटरनल ट्रेड। सर इंटरनल ट्रेड का मतलब अभी सबको पता है, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में या बाउंड्री में किया जाने वाला ट्रेड, ठीक है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद इन द सेम कंट्री इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। कौन कौन पार्टीज होते हैं? सेम बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बिलोंग टू द सेम कंट्री। एक ही कंट्री के बायर्स और सेलर्स होंगे। एग्जांपल क्या है? ये देखो एग्जांपल, इसमें कई सारे एग्जांपल्स आएंगे। बाइंग फ्रॉम डोर टू डोर सेल्समैन, लोकल शॉप्स, एग्जीबिशंस, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स, ये सब कुछ इंटरनल में। इट इज अ ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और सिटीज ऑफ द सेम कंट्री, इट इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड। अगर कंट्री के ही अंदर दो अलग अलग सिटीज में, दो अलग अलग स्टेट्स में अगर ट्रेड हो रहा है ना, तो भी वो इंटरनल ट्रेड ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि अपनी कंट्री के लोकल बाउंड्रीज के अंदर होने वाला ट्रेड। समझे बेटा? पक्का। चलो तो इसका ना एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या है? मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ट्रेड में ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? सबसे पहले गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर। वो किसको फिर प्रोड्यूसर से खरीदता है? होलसेलर बल्क क्वांटिटी में। वो रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचता है, ठीक है। और रिटेलर और छोटी क्वांटिटीज में जैसे जरूरत है वैसे वैसे कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। समझ में आ रहा है? क्या पता चला? सर प्रोड्यूसर से खरीदेगा होलसेलर बल्क क्वांटिटी में और रिटेलर को बेचेगा छोटी क्वांटिटी में। रिटेलर होलसेलर से छोटी क्वांटिटी में खरीदेगा और जरूरत के हिसाब से कस्टमर को या कंज्यूमर को बेचेगा, फाइनल कंज्यूमर को। समझ में आ रहा है? इससे अपन क्या सीखे बेटा? एक बहुत अच्छी सी बात, इससे क्या सीखे? एक होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। दूसरा, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर। बात क्लियर है? पक्का सबको समझी? चलो तो ये चेन जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जरूरत क्या है? देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। सर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। दिस गैप इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। It makes goods available at the right time, right place and right quantity. So channel of distribution क्यों चाहिए? right time पे, right place पे, right quantity of goods available हो जाए, इसलिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। क्योंकि हर बार कंज्यूमर सीधा फाइनल कंज्यूमर सीधा प्रोड्यूसर तक नहीं जा सकता ना, इसलिए। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये देखो, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर वो गुड्स सेल करता है होलसेलर को, वो सेल करता है रिटेलर को और वो सेल करता है कंज्यूमर को। समझ में आया क्या? अपन पब्लिक। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का एकदम अच्छे से, गुड। चलो सो इंटरनल ट्रेड का पहला टाइप क्या है? इंटरनल ट्रेड का पहला टाइप है सर होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या? बल्क क्वांटिटी पे गुड्स खरीदना, किससे? प्रोड्यूसर से, ठीक है। देखो होलसेल ट्रेड मींस
परचेसिंग गुड्स इन बल्क या लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू रिटेलर्स, रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचना। द पर्सन एंगेज्ड इन दिस ट्रेड इज कॉल्ड होलसेलर, जो व्यक्ति ये ट्रेड करता है होलसेल ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। अब होलसेलर इज बोथ, बायर भी है और सेलर भी है। कैसे क्या सर, ये प्रोड्यूसर से बाय कर रहा है बल्क क्वांटिटी पे इसलिए बायर है, और रिटेलर को सेल कर रहा है स्मॉल क्वांटिटीज में इसलिए ये सेलर भी है। ठीक है, आगे फंक्शंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है होलसेलर का। अब होलसेलर का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, रिटेलर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में लिंक है। दूसरा हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर से लेके गुड्स रिटेलर तक पहुंचाने का काम यही करता है। आगे एनेबल्स प्रोड्यूसर टू रीच फाइनल कंज्यूमर एफिशिएंटली। अब भी वही बात हुई ना कि प्रोड्यूसर के गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक किसकी वजह से पहुंचते हैं, सर होलसेलर की वजह से, क्योंकि वो बल्क में गुड्स खरीद के रखता है, स्टॉक करके रखता है इसलिए। ठीक है, आगे डेफिनेशन। अब जैसे कि हमारे पास हमेशा डेफिनेशंस के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें मैं एक रेकमेंड करता हूँ, करने तो दोनों है लेकिन रिकमेंडेशन रहता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बॉस जब भी डेफिनेशन करोगे तो फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन करना। सर ये रिकमेंड क्यों करते हो आप, क्योंकि मेरा ये मानना है एज द एग्जामिनर जब लोग पेपर चेक करते हैं ना तो उनके पास मॉडल आंसर होता है, तो वहां पे कौन सी डेफिनेशन दी जाएगी ये अंदाजा होता है, वो अंदाजा मेरा ये हमेशा रिकमेंडेशन वाला होता है, इसलिए रिकमेंड करता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, तुम अलग भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, गुड। चलो तो डेफिनेशन दो है अपने पास, एक फिलिप कॉटलर की है और एक एवलिन थॉमस की है। फिलिप कॉटलर भाई साहब क्या बोलते हैं होलसेल ट्रेड के बारे में, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। क्या बोला है, होलसेल में सारे वो एक्टिविटीज आ जाएंगे, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड होंगे, इन्वॉल्व होंगे जो इन्वॉल्विंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, जिसमें आप गुड्स सर्विसेज सेल करते हो, लेकिन किस चीज के लिए, पर्पज क्या है, गुड्स सेल और सर्विसेज को सेल करने का पर्पज क्या है, वह फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज, या तो रीसेल करने के लिए या बिजनेस यूज के लिए। वही होलसेलर होता है ना, होलसेल कोई अपने घर में खरीद के रखता है क्या, तुम अपने घर में कभी भी तुम गए मार्केट में ये पेन खरीदने, कभी भी 500 पेन खरीद के लाओगे क्या, नहीं, नेवर। या तुम्हारी छोटी सी दुकान भी है तो भी 1000 पेन खरीदोगे क्या, नहीं, तुम्हें पता है कस्टमर बेस कितना है। तो होलसेलर क्या काम करता है सर, रीसेल के लिए या बिजनेस पर्पज के लिए बल्क क्वांटिटी पे खरीदता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन एवलिन थॉमस का, इनका भी मस्त डेफिनेशन है, अ ट्रू होलसेलर is himself neither a manufacturer nor a retailer but acts as a link between the two। क्या बोला है, सच्चा होलसेलर, दिल का खून का होलसेलर कौन है, जो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है रिटेलर भी नहीं है, जो दोनों के बीच में लिंक बनने का काम करता है, इससे गुड्स लेके इस तक पहुंचाने का काम करता है, वो है ट्रू होलसेलर। समझ में आया क्या दोनों डेफिनेशंस, फिलिप कॉटलर और एवलिन थॉमस। चलो आगे, सर होलसेलर के फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ होलसेलर, ही परचेसेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन बल्क क्वांटिटीज या लार्ज क्वांटिटीज, बल्क क्वांटिटी पे गुड्स खरीदता है प्रोड्यूसर से। दूसरा बेयर्स रिस्क्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन, भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बल्क क्वांटिटी पे गुड्स खरीदता है, कुछ भी हो सकता है, गुड्स का लॉस हो सकता है, अगर वो टाइम पे गुड्स उसके गए ही नहीं, सेल ही नहीं हुए, रिटेलर ने लिए नहीं तो भी लॉस हो सकता है, तो बहुत बड़ी रिस्क उठाता है वो। तीसरा क्या है, डील्स विथ वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स, जरूरी नहीं है कि उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स रहेंगे, एक या बहुत एक दो तीन गुड्स में ही डील कर सकता है। रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बात तो सही है, बल्क क्वांटिटी पे गुड्स खरीदने हैं तो उसके लिए कैपिटल लगेगा, सर ये गुड्स स्टोर करके रखने हैं उसके लिए कैपिटल लगेगा, समझ में आ रहा है। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ा होता है होलसेलर के लिए। हेल्प्स इन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, भाई ये प्राइस को स्टेबल कराने का काम करता है, डिमांड सप्लाई को मैच करा के, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक करके रखता है ना। अब स्टॉक इसके पास है, बल्क क्वांटिटी पे स्टॉक इसके पास है, इसको पता है कि मार्केट में स्टॉक कब छोड़ना है और कब स्टॉक को रोक के रखना है, समझ में आ रहा है क्या, कब होल्ड करके रखना है स्टॉक को, समझा क्या, उससे प्राइस के फ्लक्चुएशंस को ये मैनेज या मैनिपुलेट कर सकता है, समझे बेटा। सो प्राइस स्टेबिलिटी बोला इन्होंने। आगे, he provides direct market information to manufacturer, अब ये गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, तो इसको पता है ना कि भाई मार्केट में डिमांड किस चीज की है, इसलिए सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन के बारे में कम्युनिकेट कर सकता है। आगे, ही सेल्स गुड्स
टू रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। सर गुड्स सेल किसको करता है? रिटेलर को। एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। ये सारे काम भी होलसेलर करता है गुड्स खरीदने बेचने के अलावा। ठीक है, आगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है होलसेलर? जिससे गुड्स खरीदता है ना बल्क क्वांटिटी पे, उसको भी कुछ सर्विसेज देता है क्या? देखो क्या क्या सर्विसेज है। पहला लार्ज परचेस, सर बल्क क्वांटिटी पे उसके गुड्स खरीदता है तो उसका फायदा होता है, सो बाइज इन बल्क एंड सेल्स टू रिटेलर्स। सेकंड स्टोरेज, स्टोरेज फैसिलिटी भी कई बार प्रोवाइड होती है। प्रोवाइड्स वेयरहाउसिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में ऐसे थोड़ी है आज गुड्स प्रोड्यूस हुए आज ही के आज कंज्यूम हो गए, ऐसे थोड़ी होता है भाई। गुड्स कब प्रोड्यूस हुए पता नहीं, कब कंज्यूम होंगे पता नहीं। इसके बीच में जो गैप है वो मिटिगेट कौन करता है? होलसेलर, बाय बाइंग इन बल्क क्वांटिटीज एंड स्टोरिंग गुड्स। समझ में आ रहा है? थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, he uses his own transportation to move goods from production site to final consumer। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कई बार प्रोवाइड करता है होलसेलर। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ्टन पेज मैन्युफैक्चरर्स इन एडवांस, हेल्प इन प्रोडक्शन। भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, दोनों को देता है, मैन्युफैक्चरर को भी देता है एडवांस पेमेंट करके और रिटेलर को भी देता है क्रेडिट पे गुड्स सेल करके। ठीक है, आगे मार्केट इंफॉर्मेशन, सप्लाइज डेटा ऑन डिमांड, टेस्ट एंड मार्केट ट्रेंड्स। ये मैन्युफैक्चरर को मार्केट ट्रेंड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बॉस मार्केट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो देख ले। आगे रिस्क बेयरिंग, ऊपर देखा ना हमने, बहुत बड़ी रिस्क लेता है। बेयर्स रिस्क ऑफ स्टोरेज, फाइनेंसिंग एंड पॉसिबल लॉसेस। स्टोरेज की रिस्क है, गुड्स का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क है कि बॉस लोगों ने पैसे ही नहीं दिए, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आगे मार्केटिंग फंक्शंस, हैंडल्स वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ये भी ऊपर देख लिया हमने कि ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस भी होलसेलर खुद ही करता है। ठीक है, ये है होलसेल ट्रेड। समझ में आया क्या? नाउ रिटेल, इंटरनल ट्रेड का दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेल ट्रेड। ठीक है, रिटेल मतलब क्या? होलसेलर से छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीद के फाइनल कंज्यूमर को बेचना। ठीक है, ध्यान दो मीनिंग, सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स सेल करना छोटी छोटी क्वांटिटीज में, डन बाय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये डीलर से खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे, होलसेलर से खरीदेंगे और बेचेंगे किसको? सीधा सीधा कंज्यूमर को। आगे रिटेलर्स यूजुअली ऑपरेट एट लोकल और लिमिटेड लेवल। सर छोटा सा स्कोप होता है इनका, एक छोटी सी दुकान होती है, ठीक है, लिमिटेड स्कोप में काम करते हैं। आगे प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, और रीजनेबल प्राइस पे गुड्स बेचने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल मार्केट शॉप होती है इनकी, इसलिए। आगे डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, दूसरी विलियम स्टैंटन की। ठीक है, अपन ज्यादा रेकमेंड करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली, ध्यान दो। रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। क्या बोला है सर? रिटेल मतलब गुड्स को सेल करना पब्लिक को। ठीक है, कैसे? छोटी छोटी क्वांटिटीज में, किसके लिए? फॉर यूज और कंजम्पशन, यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं। जो होलसेल की डेफिनेशन में था रीसेल के लिए, वैसे यहाँ पे नहीं होता। रिटेल में खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदे जाते हैं। समझ में आया? ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। उसके बाद विलियम स्टैंटन भाई साहब क्या बोल रहे हैं? रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumer for personal and non business use। यहाँ पे भी वही बोला है, सारे वो एक्टिविटीज रिटेल ट्रेड में आते हैं जहाँ पे आप फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हैं फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन, नॉट फॉर बिजनेस यूज। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, दोनों भी डेफिनेशंस क्लियर है? गुड। आगे अब रिटेलर के सर्विसेज और रिटेलर के रिटेलर के सर्विसेज टू होलसेलर एंड टू कंज्यूमर, दोनों को भी क्या सर्विसेज दे रहा है? तो पहले होलसेलर के सर्विसेज, रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विसेज देता है? एक रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विसेज देता है? पहला कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में? रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, सो रिटेलर एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक है, ब्रिज है। सेकेंड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, सर होलसेलर ने भी जो गुड्स खरीदे हैं ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब क्या? उससे गुड्स खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा पब्लिक में। ठीक है, सो दे इंश्योर क्विक डिस्ट्रीब्यूशन
स्पेशली फॉर पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की, ये गुड्स की लाइफ बहुत कम होती है, पेरिशेबल होते हैं। अगर टाइम पे इन्हें बेचा नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो लॉस हो सकता है। तो ये करने में, ये हेल्प कौन करता है फटाफट सेल करने में? रिटेलर। थर्ड, marketing. Retailers perform marketing functions such as transportation, handling shortages and advertising etc. रिटेलर भी छोटे मोटे मार्केटिंग वाले काम कर लेता है भाई। छोटा अगर ट्रांसपोर्ट, छोटा सा ट्रांसपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड करता है कि मैं, मेरा ट्रांसपोर्ट खुद कर लेगा। हाँ, मार्केटिंग भी करता है कि तेरा एडवर्टाइजिंग में करेगा, टेंशन मत ले। ठीक है, आगे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे होलसेलर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता है, होलसेलर को इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? रिटेलर से मिलती है। सो रिटेलर कंज्यूमर से लेके होलसेलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के साथ कनेक्टेड कौन है? रिटेलर। ठीक है, सो retailers give feedback about consumers changing demands, likes and preferences to the wholesaler. आगे अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना। जितना ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा होलसेलर से ये माल खरीदेगा। ठीक है, इसलिए थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस रिटेलर्स हेल्प होलसेलर्स टू सेल मोर प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट, क्रिएट डिमांड। सर ये डिमांड क्रिएट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। रिटेलर्स यूज पर्सनल सेलिंग एंड विंडो डिस्प्लेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड क्रिएट डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। सो डिमांड क्रिएट होती है, जिस तो ज्यादा कंज्यूमर रिटेलर के पास आएंगे तो रिटेलर ज्यादा गुड्स खरीदेगा होलसेलर से। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द होलसेलर। समझ में आया? अब सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर। सर ये रिटेलर कंज्यूमर को क्या सर्विसेज देता है? ठीक है, पहला रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी आप किसी रिटेलर के पास जाओ, उसके पास मान लो एग्जांपल है जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में गए तो उसके पास स्टॉक पड़ा ही रहता है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सो कंटिन्यूअस सप्लाई कर सकता है। रिटेलर्स मेंटेन स्टॉक टू मीट कंज्यूमर्स नीड्स एनी टाइम। ठीक है, वो उतना स्टॉक मेंटेन करता है कि कंज्यूमर के नीड्स सेटिस्फाई हो सकते हैं। दूसरा, लोकल कन्वीनियंस। बहुत दूर जाना पड़ता है क्या कहीं पे? नहीं, अपने गली नुक्कड़ चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिटेलर आपको मिल ही जाता है। तो लोकली कन्वीनियंट है सबके लिए रिटेलर तक पहुंचना। सो सिचुएटेड नियर रेजिडेंशियल एरियाज ऑफरिंग इजी एक्सेस एंड सेविंग कंज्यूमर्स टाइम। जो कंज्यूमर का टाइम भी बचाता है और कंज्यूमर का एफर्ट भी बचाता है, इजीली एक्सेसिबल है। तीसरा है होम डिलीवरी। कई सारे रिटेलर्स, कई सारे जनरल स्टोर्स वाले, जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं, वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उतना भी तुम्हें जाना नहीं पड़ता। मेनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी फ्री और एट नॉमिनल कॉस्ट, इंप्रूविंग रिलेशंस विद कस्टमर्स, जिससे उनके कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। आगे वैरायटी ऑफ गुड्स। इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है गुड्स की, है ना, बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है। ठीक है, जनरल स्टोर में जाओ कभी, सर उनके पास ना टूथब्रश भी रहेगा, उनके पास ना सोप भी रहेगा, उनके पास गेहूं चावल ज्वार बाजरा ये सब कुछ रहेगा उनके पास, और तुम जो चाहे वो वहां पे मिल जाएगा। जनरली जो चीजें हमें लगती है खाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, ग्रोसरीज सब कुछ। तो रिटेलर्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स गिविंग कंज्यूमर्स मोर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज। जनरली रिटेलर से अपन जो गुड्स खरीदते हैं ना, वो क्रेडिट पे ही खरीदते हैं जनरली। ठीक है ना, वो तुरंत कैश बेसिस पे, बहुत कम टाइम पे ऐसे होता है कि कैश बेसिस पे खरीदा। ठीक है, सो क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू रेगुलर कस्टमर्स सपोर्टिंग दोज शॉर्ट ऑफ मनी। अगर पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देना। ठीक है, आगे कई सारे रिटेलर्स आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, क्रिएटिंग कंज्यूमर ट्रस्ट, जिससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहे। और लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन। दे एडुकेट कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, न्यू अराइवल्स, वैरायटीज, मेकिंग बाइंग इजियर। कई बार ना हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम दुकानदार को ही पूछते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है तुम बताओ, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर टू कंज्यूमर्स। आई होप ये क्लियर है। पक्का पक्का, आगे बढ़े। गुड, चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ये इस चैप्टर का ये जो पूरा पार्ट है ना, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, आइटिनरेंट रिटेलर, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप में भी स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप, ये जो पूरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इस सेकंड चैप्टर में ना, सेकंड चैप्टर में ज्यादातर 80% क्वेश्चन इस ही टॉपिक से आते हैं, इसी टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है, बहुत अच्छे से बने रहो, साथ में करेंगे।
रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब रिटेलर्स के ना दो टाइप्स है, एक आइटिनरेंट रिटेलर्स जिनका फिक्स्ड शॉप फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, दूसरे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड होता है, एक दुकान से ये अपना बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो आइटिनरेंट रिटेलर्स की तरफ देखते पहले। आइटिनरेंट रिटेलर्स, रिटेलर्स वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या प्लेस टू प्लेस घूम के जो बिजनेस करेंगे, ठीक है। इन कौन कौन आता है इसमें, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स और मार्केट ट्रेडर्स। चलो देखते हैं हॉकर्स मतलब क्या। हॉकर्स मतलब क्या सर, जो एक कार्ट पे या जो भी जिसको अपन गाड़ा वगैरह बोलते हैं, ऐसे कार्ट पे गुड्स लेके घूमते हैं, आवाज लगाते हुए घूमेंगे, ठीक है। देखो हॉकर्स सेल गुड्स बाय मूविंग अराउंड स्ट्रीट्स इन और लोकेलिटीज। दूसरा है पेडलर, जो अपने सर पे वो कंटेनर लेके घूमेंगे, ठीक है, वो होते हैं पेडलर्स। तो दे कैरी गुड्स ऑन बाइसिकल्स, कार्ट्स, बास्केट्स, सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। दूसरे तीसरा है स्ट्रीट ट्रेडर्स, दे सेट अप टेम्पररी स्टॉल्स ऑन पेवमेंट्स और रोड साइड। स्ट्रीट ट्रेडर्स मतलब रोड पे साइड पे बैठ के जो अपना ट्रेड करते हैं। आगे चीप जैक्स, these are temporary shops, they sell low price goods in different localities। और लास्ट वन मार्केट ट्रेडर्स, सेल गुड्स इन वीकली और पीरियडिक मार्केट। हर एक एरिया का ना एक वीकली मार्केट होता है, जैसे नासिक में है बुधवार का बाजार, ठीक है, तो वेंसडे को ये मार्केट होता है। तो सिन्नर में है सैटरडे वाला, ठीक है। तो ऐसे कई अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे वीकली मार्केट्स होते हैं, तो वहां पे जाके जो ट्रेड करते हैं ना वो होते हैं मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद है फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप में ये डिटेल में देखना है, ये डिटेल में देखना है हमें, चलो ध्यान दो। फिक्स शॉप में रिटेलर्स विद परमानेंट शॉप, इनकी परमानेंट शॉप होती है। फिक्स शॉप में फिर से दो टाइप, एक स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स और दूसरा लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। स्मॉल स्केल में कौन कौन आते हैं बेटा, चार, एक जनरल स्टोर, दूसरा सेकंड हैंड गुड शॉप, तीसरा ऑथोराइज्ड डीलर, फोर्थ स्पेशलिटी शॉप्स। और लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप, मॉल, ये सब कुछ आता है लार्ज स्केल में, ठीक है। चलो अब इसको ये सारे टाइप्स हमें डिटेल में देखने। आइटिनरेंट रिटेलर्स, आइटिनरेंट रिटेलर्स आर दोज who do not have a fixed shop or permanent place of business, जिनका कोई फिक्स या परमानेंट प्लेस नहीं होता। they move from one place to another place to sell goods, usually requiring small capital investment। इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटा होता है, कम कैपिटल में ये अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर्स, अब कौन से टाइप्स है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे से याद रखो बेटा, ठीक है। चलो सीधे इधर देख बेटा, हाँ मस्त सीधा बैठ, सीधे बैठो सीधे, क्या बात है, चेहरे पे स्माइल, आए हाय 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 क्या दिख रही है बॉस, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो अब मेरे साथ एकदम अच्छे से ये टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक बच्चा ये हाई फाइव, ये बात। चलो सो टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर्स, पहला हॉकर। हॉकर इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर, सर सबसे पुराना टाइप है हॉकर। दे मूव अराउंड विद हैंड कार्ड्स शाउटिंग और अनाउंसिंग गुड्स। ये जोर जोर से वो आलू ले लो वो सीन है ना, कांदे वो जो सीन है ना, हैंड कार्ट लेके या कोई दूसरा कार्ट लेके कंटेनर लेके ये जोर जोर से चिल्लाते हुए घूमेंगे, ठीक है, ठीक है, पका पका। सो इनको बोलते हैं हॉकर्स। उसके बाद दे सेल सीजनल आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजीज एंड चीप हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, ठीक है, चीप हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बेचने का काम करता है। आगे दे नीड लिमिटेड कैपिटल, बहुत कम कैपिटल लगता है, जो भी वो कार्ड का रेंट होगा या खरीद रहे तो उतना कैपिटल या और स्टॉक करने का कैपिटल इतना इनको लगता है। दूसरा है पेडलर, क्या है पेडलर, ये गुड्स को अपने जनरली सर पे कैरी करते हैं कंटेनर में, उनको बोलते हैं पेडलर, ठीक है। अब ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन फीचर्स इसके यही है, ठीक है, लिखने के लिए। तो दे कैरी गुड्स ऑन हेड और इन बास्केट और कंटेनर्स, दे सेल low quality daily use goods like vegetables, fish, soap, utensils etc on cash basis, credit basis की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि इनका फिक्स्ड प्लेस ही नहीं होता बिजनेस का। आगे ऑपरेट इन स्मॉल एरियाज, जनरली लोकल एरियाज में, छोटी एरियाज में काम करते हैं। ऑपरेट ऑन, अरे सॉरी ये तीसरा है, दो हो गए पेडलर, हॉकर्स और पेडलर। तीसरा है स्ट्रीट ट्रेडर, तीसरा कौन है, स्ट्रीट ट्रेडर। दे ऑपरेट ऑन फुटपाथ्स और बिजी स्ट्रीट्स, जहाँ पे जनरली स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जो लोकल भीड़ वाले क्राउडेड एरियाज होते हैं ना, वहां पे स्ट्रीट ट्रेडर्स जाके अपनी दुकान लगाते हैं। दे प्रेफर क्राउडेड एरियाज लाइक बस स्टॉप, स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। दे सेल, क्या सेल करता है सर, हैंडबैग्स, गारमेंट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस।
एट रीजनेबल। देखना तुम वो कॉलेज के बाहर ना जनरली वो सनग्लासेस वगैरह उनके छोटे छोटे ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं, ठीक है ना, वो ही है स्ट्रीट ट्रेडर्स, वो भी है, ठीक है, ध्यान दो आगे। दे हैव सेमी फिक्स्ड स्टॉल्स बट डोंट चेंज लोकेशन फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली लोकेशन चेंज नहीं करते, ठीक है, कुछ देर तक एक सीमित जगह पे रहेंगे, ठीक है, आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज चीप जैक्स। चीप जैक्स, दे सेट अप टेम्पररी शॉप्स फॉर अ लिमिटेड टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे टेम्पररी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए शॉप लगाएंगे। कीप शिफ्टिंग डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स रिस्पॉन्स। कौन सी जगह पे कस्टमर का किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से ये अपनी शॉप की प्लेस चेंज कर देते हैं। सेल गुड्स लाइक कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पूज एक्सेट्रा। वो जो जनरली सेल वगैरह लगाते हैं ना, ठीक है, ये वो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। आगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स इज यूजुअली इंफीरियर, और गुड्स भी बहुत चलिए रहा, बस एक मिनट रुको। चलो, इनके गुड्स भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी वाले नहीं होते, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। आगे, और लास्ट टाइप है आइटिनरेंट का, मार्केट ट्रेडर्स। क्या है मार्केट ट्रेडर्स? मार्केट ट्रेडर मतलब जहां पे भी एरिया वाइज वीकली मार्केट है ना, वहां पे जाके ये अपनी शॉप लगाते हैं, ठीक है। सो दे ओपन शॉप्स ऑन वीकली मार्केट डेज इन विलेजेस एंड टाउन्स। दे सेल वेजिटेबल्स, पल्सेस, टॉयज, यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। अब ये जो पॉइंट है ना कि वो क्या सेल करते हैं, इसमें तुम्हें जो जो याद आए वो तुम लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है वही लिखना है, ठीक है। आगे, दे प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस टू रूरल एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर्स। रूरल एंड सेमी अर्बन क्यों बोला है? क्योंकि जनरली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में मार्केट्स लगते हैं वीकली। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे आइटिनरेंट रिटेलर्स हो गए। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जिनकी एक शॉप या प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर दोज who conduct their business from one permanent shop or place। permanent place होता है इनका बिजनेस का। unlike itinerant retailers, they do not move from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह घूमने की इनको जरूरत कभी नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। आगे, types of fixed shop retailers, they can be divided into small scale and large scale fixed shop retailers। अब इसके भी दो टाइप्स फिक्स शॉप के, दो, एक स्मॉल स्केल एक लार्ज स्केल। समझ में आ रहा है? स्मॉल स्केल में 4 और लार्ज स्केल में 5, ठीक है बेटा। तो 5, 4 और 5 ऐसे करके टोटल 14 टाइप्स के तुम्हें रिटेलर्स देखने हैं, ठीक है, जिसमें से 5 तो अपने हो गए, अब स्मॉल स्केल के 4 देखने। स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, they operate on small scale and are generally located in residential or nearby areas offering convenience to consumers। nearby areas में, local area में काम करते हैं, छोटी स्केल पे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, पहला जनरल स्टोर्स, सबसे हमारे करीब वाला जनरल स्टोर, ठीक है। सो दे सेल डेली यूज गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, सोप्स, स्टेशनरी, मेडिसिन, ऑयल्स, बिस्किट्स, फुटवेयर, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा। दे आर लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया के करीब इनका लोकेशन होता है। दे प्रोवाइड समटाइम्स होम डिलीवरी एंड मेंटेन वैरायटी। वैरायटी में मेंटेन करते हैं, होम डिलीवरी भी देते हैं, ठीक है। पहला है स्मॉल स्केल फिक्स शॉप में जनरल स्टोर। दूसरा सेकंड हैंड गुड्स शॉप। कई जगह पे ना सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स मिलते हैं, जैसे कि तुम्हारे बुक्स, नोटबुक्स सिर्फ सेकंड हैंड बिकते हैं, कपड़े सिर्फ सेकंड हैंड बिकते हैं, समझ मतलब यूज्ड, ठीक है। चलो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड हैंड बिकते हैं, ऐसे बहुत सारे। सो दे बाय एंड सेल यूज्ड गुड्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, टीवी, कार्स एक्सेट्रा। रिपेयर एंड रीसेल एट चीपर प्राइसेस। वो क्या करते हैं? पुराने गुड्स खरीदते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और चीप प्राइस पे रीसेल करते हैं। दे आर प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स विद लिमिटेड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना भाई, उनके यहाँ पे जाके गुड्स खरीद सकते हैं अपन। तो गुड्स आर लो इन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। लेकिन कोई गारंटी क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी गुड्स की वहां पे नहीं मिलेगी, ये बात तो पक्की है, ठीक है। आगे, थर्ड है ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर मतलब क्या? जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलते हैं या कार में देखने को मिलेंगे। मैं यस, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। जैसे कि सोनी, अब वहां पे बोर्ड लगा है सोनी का बहुत बड़ा, ठीक है, या सैमसंग बोर्ड लगा है,
वो सिर्फ वही गुड्स बेचेगा, दूसरे किसी भी कंपनी के या दूसरे किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो नहीं बेचेगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, ध्यान दो, उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर। दे हैव डीलरशिप राइट्स फ्रॉम स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स, स्पेसिफिक ही डीलरशिप के राइट्स होते हैं उनके पास। दे सेल ब्रांडेड गुड्स लाइक टीवीज, ऑटोमोबाइल्स, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम एक्सेट्रा। दे गेट कमीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सर गुड्स बेचने का इन्हें क्या मिलता है? मैन्युफैक्चरर से कमीशन मिलता है, जो भी सेल हुआ उसका पैसा जाता है मैन्युफैक्चरर के पास और उससे इनको कमीशन मिलता है। आगे, दे यूज एडवर्टाइजिंग, विंडो डिस्प्ले एंड स्कीम्स टू प्रमोट सेल्स। अब तुम देखना इनका डिस्प्ले बहुत खचाखच भरा होता है। जो ऑथोराइज डीलर है ना, उनका डिस्प्ले बहुत जबरदस्त होता है नॉर्मल फिक्स दूसरे किसी फिक्स शॉप रिटेलर से। ठीक है, आगे, सेल ओनली, दे सेल ओनली द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स नॉट कॉम्पिटिटर्स। तो एक अगर मैंने किसी एक मैन्युफैक्चरर को पकड़ लिया तो मैं दूसरे के गुड्स सेल नहीं कर सकता। जनरली ऐसा ही होता है ऑथोराइज डीलर का। समझ में आ रहा है क्या? उनको कमीशन मिल रहा है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने पे, इसीलिए। आगे, फोर्थ है स्पेशलिटी शॉप्स। फोर्थ कौन है बेटा? स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप मतलब स्पेसिफिक टाइप के गुड्स बेचते हैं, जैसे कि तुम्हारे गिफ्ट आइटम्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स बेचते हैं। ठीक है, यूनिक गुड्स जहाँ पे मिलते हैं, या फिर बुक्स है स्पेसिफिकली, वही उसको बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। दे डील इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, एग्जांपल टॉयज, स्पोर्ट गुड्स, बुक्स, लेदर आइटम्स, वॉचेस, ड्रेसेस एक्सेट्रा। दे ऑफर वाइड चॉइस विद इन द सेम लाइन। तो उनके पास उसी लाइन की बहुत सारी वैरायटी रहेगी, बहुत ज्यादा। दे प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं। गुड्स अवेलेबल इन डिफरेंट प्राइस रेंजेस, और अलग अलग प्राइस रेंजेस के गुड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। दीज आर स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। कौन कौन है स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में? नंबर 1 जनरल स्टोर्स, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, तीसरा है ऑथोराइज्ड डीलर, एंड फोर्थ वन स्पेशलिटी शॉप्स। क्लियर है सबको? अब लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन है? लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर दोज who operate on a large scale with huge capital investment। सर बड़ी स्केल पे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स ही है, लेकिन बड़ी स्केल पे काम करने वाले, इसलिए इनको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। दे सेल वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स। इनके गुड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इनके पास वैरायटी भी बहुत ज्यादा होती है। सच रिटेलर्स हैव ग्रोन विद अर्बनाइजेशन। अर्बनाइज्ड एरियाज में, अर्बनाइजेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, इसलिए ये जहाँ पे ना जो अर्बन एरिया है, सिटीज के जो सेंट्रल एरियाज होते हैं ना, वहां पे इनके शॉप्स ज्यादातर मिलेंगे। Their shops are located at different localities in cities to attract a large number of customers। आगे, टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या क्या टाइप है उसमें? टोटल 5 है। उसका पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर। अब वेरी डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या? बड़ी सी दुकान होती है, बड़ी सी शॉप होती है, जिसमें हर एक सेक्शन या हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान दो। A very large retail shop divided into different departments or sections under one roof। एक ही रूफ के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स। Each department specializes in a particular type of good, example clothes, toys, cosmetics, household items, food etc। तो हर एक, अब तुम देखो ना डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी भी जाना किसी भी, वहां पे ना अलग अलग सेक्शन रहेगा। ठीक है, क्लोथिंग वाला अलग है, टॉयज वाला अलग है, आर्टिकल्स अलग अलग, तुम्हारे एक्सेसरीज अलग है। ठीक है, ग्रोसरी वाला अलग है, सब कुछ अलग। ठीक है, इट इज मैनेज्ड बाय वन सेंट्रल मैनेजमेंट। सर ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही जगह पे होता है, सेंट्रल, बस डिपार्टमेंट्स अलग है। ठीक है, डिपार्टमेंट का मतलब अलग, ओनरशिप नहीं है। आगे, इट ऑफर्स कस्टमर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एट वन प्लेस, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। तो कस्टमर्स को फायदा क्या है? बहुत सारी वैरायटी एक ही जगह पे, एक ही शॉप में मिल जाती है। आगे, एग्जाम्पल क्या है? शॉपर्स स्टॉप। शॉपर स्टॉप इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? पका पका। चलो, इसका डेफिनेशन डिपार्टमेंटल स्टोर का, या फिर बिग बाजार, ये भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर का ही एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो। डिपार्टमेंटल स्टोर का डेफिनेशन, जेम्स स्टीफनसन का हिसाब क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में? अ बिग स्टोर एंगेज, यही डेफिनेशन मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा। ठीक है, अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेम रूफ। सर बड़ी सी स्टोर है, बड़ी सी स्टोर है जो रिटेल ट्रेड कर रही है, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारी वैरायटी है इनके पास,
जो एक ही रूफ के अंडर काम करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो जेम्स स्टीफनसन भाई साहब बता रहे हैं। उसके बाद जीबी गिल्स भाई साहब क्या बोलते हैं, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ एंड ओनरशिप, ईच शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स। क्या बोल रहे हैं अपने जीबी गिल्स भाई साहब, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स, अलग अलग शॉप्स या डिपार्टमेंट्स एक ही रूफ के अंडर, एक ही ओनरशिप के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या सेल कर रहे हैं, सेलिंग स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स। स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्पेशल गुड्स बेचता है। समझ में आ गया बेटा, दोनों भी डेफिनेशन क्लियर है। आगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या क्या फीचर्स है डिपार्टमेंटल स्टोर के। पहला नंबर 1 शॉपिंग कन्वीनियंस। अब ये जो पांचों के पांचों फिक्स शॉप रिटेलर्स है ना लार्ज स्केल वाले, उनके फीचर्स में तुम्हें कई सारे पॉइंट्स ना कॉमन दिखेंगे, ठीक है, वो पॉइंट्स बस याद रखे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो पहला शॉपिंग कन्वीनियंस, ऑल गुड्स अवेलेबल अंडर वन रूफ, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। सर मुझे सब कुछ, बहुत सारी वैरायटी एक ही जगह पर मिल रही है, तो मुझे 10 बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम और एफर्ट दोनों भी बच रहा है, दोनों भी सेव हो रहा है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ये भी एक फीचर है, डिपार्टमेंट्स भले ही अलग अलग है लेकिन ओनरशिप और मैनेजमेंट इनका सेंट्रलाइज्ड होता है, सिंगल ओनरशिप सिंगल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट सेंट्रली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, अकाउंट्स, स्टाफ, ये सब कुछ, ये सारे काम उनके कॉमन होते हैं, सेंट्रली होते हैं। आगे वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, डिफरेंट ब्रांड्स, डिजाइन एंड कलर्स इन वन स्टोर, एक ही जगह पे ये आपको मिल जाएगा। फोर्थ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब क्या सर, हर एक डिपार्टमेंट अलग गुड्स, स्पेशलाइज्ड गुड्स बेचेगा। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेस इन वन लाइन ऑफ गुड्स, एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर एक्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, फीचर ये है सेंट्रल लोकेशन, ये जनरली सिटी के सेंट्रल लोकेशन में लोकेटेड होते हैं, यूजुअली लोकेटेड इन सेंट्रल एरियाज ऑफ सिटीज फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद ह्यूज कैपिटल, ये भी एक फीचर है कि इनको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, बड़ी मात्रा में कैपिटल लगेगा क्योंकि बड़े फिक्स्ड लार्ज स्केल है ना, इसीलिए। रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर स्पेस, स्टाफ सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और यहाँ पे आइटिनरेंट रिटेलर्स की तरह कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। समझ में आया क्या, पक्का पक्का, हाँ, स्मॉल स्केल वाले जनरल स्टोर वाला क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है, समझ में आया, लेकिन लार्ज स्केल वाले फिक्स शॉप रिटेलर्स कभी भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो नो क्रेडिट फैसिलिटी, दे ऑपरेट ऑन कैश बेसिस और एक्सेप्ट कार्ड्स ओनली बट डज नॉट ऑफर गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स कभी भी क्रेडिट पे नहीं बेचते। एग्जाम्पल यहाँ पे भी इन्होंने शॉपर स्टॉप बोला है, ठीक है, बिग बाजार भी एक एग्जाम्पल है इसका। आगे नेक्स्ट सुपरमार्केट, सुपरमार्केट सेकेंड टाइप है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का सुपरमार्केट। डेफिनेशन क्या है सुपरमार्केट की, अ लार्ज स्टोर सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स। सर क्या डेफिनेशन है, एक बड़ा सा स्टोर है, लार्ज स्टोर सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बहुत सारी वैरायटी बेचने का काम कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली क्या, फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स जो हाउस होल्ड को डेली रखते हैं। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन सुपरमार्केट। फीचर्स क्या है सुपरमार्केट के, सेल वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स, ऑपरेट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ सर्विस सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं, इनके यहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम होती है, बस तुम जाओ, वो बास्केट या बकेट या ट्रॉली जो भी है वो लो, गुड्स तुम्हारे जो भी है उसमें डालो, शॉपिंग होने के बाद काउंटर पे जाओ, बिल करो और फिर घर जाओ गुड्स को लेके, ठीक है। सो ये देखो, गुड्स आर डिस्प्लेड इन ओपन रैक्स, customers select goods, place them in a trolley or basket and take them to the billing counter, clerk prepares the bill, customer pays, goods are delivered। इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम होती है। they provide reasonable prices by saving on sales, staff and bargaining। तो अब सेल्फ सर्विस है ना, तो इन्हें सेल्स स्टाफ की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या, पक्का पक्का, तो इनका वहां पे खर्चा कॉस्ट बच जाता है, इसलिए रीजनेबल प्राइस पे गुड्स बेच पाते हैं। आगे दे आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज टू सर्व लार्ज पॉपुलेशंस, ये भी अर्बन एरियाज में, यहाँ पे भी बिग बाजार का एग्जांपल सेट होता है, ठीक है। एग्जांपल ये देखो, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा। फीचर्स क्या इनके,
पहला लोकेशन, ये भी जनरली सेंट्रल लोकेशन पे अर्बन सिटीज में अर्बन एरियाज में सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं. यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेसेस इन सिटीज वेयर पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड, ज्यादा पॉपुलेशन है. इजी एक्सेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से एक्सेस इनका इजी होता है. ठीक है, इजीली एक्सेसिबल होते हैं. सेकंड फीचर क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स. दे सेल डे टू डे रिक्वायरमेंट गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, ग्रोसरीज, टिन्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा. ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा सुपरमार्केट में. ठीक है, ये सारे गुड्स. समटाइम्स प्रोवाइड गुड्स नॉट इजीली अवेलेबल विद स्मॉल रिटेलर्स. कई बार ना ऐसे गुड्स बेचते हैं जो इजीली स्मॉल रिटेलर्स के पास आपको नहीं मिलते, वो सुपरमार्केट में मिल जाएंगे. ठीक है. तीसरा है सेल्फ सर्विस. हाँ, ये बात तो है कि वहां पे सेल्फ सर्विस सिस्टम होता है, तो वहां पे कोई भी सेल्समैन की जरूरत नहीं होती. ऑपरेट ऑन सेल्फ सर्विस सिस्टम, नो सेल्समैन, कस्टमर्स पिक गुड्स देमसेल्व्स यूजिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑन पैकेजिंग. तो कस्टमर खुद के गुड्स सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल्समैन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती. फोर्थ फीचर क्या है, रीजनेबल प्राइसेस. प्राइसेस इनके रीजनेबल रहेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं इसलिए. बाय गुड्स इन बल्क एट लो कॉस्ट एंड pass the benefit to the consumers. Prices are usually cheaper than small retailers. तो इनके प्राइसेस जनरली कम होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस में गुड्स नहीं बेचते. नेक्स्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा इनको. रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल टू एस्टेब्लिश, ऑफ्टन सेटअप बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. एग्जांपल रिलायंस फ्रेश, टाटा ग्रुप, ग्राहक पेट एक्सेट्रा. ये एग्जांपल है इसके. नेक्स्ट, कैश सेल्स ओनली. सिर्फ कैश पे ही सेल करते हैं, ये भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली, नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड. टू प्रमोट सेल्स दे ऑफर स्कीम्स लाइक कैशबैक एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स. हाँ, इनके अलग अलग स्कीम्स होते हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट पे गुड्स नहीं बेचेंगे. आगे, अट्रैक्टिव पैकेजिंग. ये बात तो पक्की है सर, पैकेजिंग इनका बहुत जबरदस्त होता है. पैकेजिंग इनका एकदम खास खूंखार जबरदस्त होता है, जिससे कस्टमर को ये लगता है कि बॉस ये गुड्स एकदम जबरदस्त बेस्ट क्वालिटी के. ठीक है, तो गुड्स आर प्रॉपरली पैक्ड विथ क्लियर डिटेल्स, क्वांटिटी, वेट, प्राइस, क्वालिटी, कंटेंट्स एक्सेट्रा. अट्रैक्टिव पैकेजिंग हेल्प्स इन मार्केटिंग. ये सब कुछ क्या है सर, ये उनके पैकेजिंग पे ना, ये सारी चीजें उनके पैकेजिंग पे मेंशन की हुई रहती है कि बस इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका वेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, उसका परसेंटेज कितना, ये सब कुछ होता है. ठीक है, गुड. आगे, इम्पल्सिव बाइंग. ये भी एक इसका फीचर है. इम्पल्सिव बाइंग मतलब ये गुड्स को इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं, पैकेजिंग इस तरीके से होता है, मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं, डिस्प्ले ऐसा करते हैं कि वहां पे जाके बॉस कस्टमर को लगता ही है कि मुझे इसकी जरूरत है, भले ही जरूरत नहीं है लेकिन देख के कस्टमर खरीद के आता है. इसको बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग. ठीक है, सो कस्टमर्स ऑफ्टन बाय अनवांटेड गुड्स ड्यू टू अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ऑफर्स एंड सेल्स प्रमोशंस. समझ में आया क्या? अनवांटेड चीजें भी खरीद के आते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है वहां. आगे, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड सेल्स, जिससे सेल इनका बढ़ता है. ठीक है, चलो. सो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में क्या क्या हुआ अपना, डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ, सुपरमार्केट हुआ. अभी तीसरा क्या है बेटा, चेन स्टोर्स. तीसरा है चेन स्टोर. जैसे तुम्हारा मैकडोनल्ड्स है, जैसे तुम्हारा बर्गर किंग है, ये चेन स्टोर्स है. ठीक है, ध्यान दो. जेम्स स्टीफनसन भाई साहब फिर से आए चेन स्टोर का डेफिनेशन लेके. चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय सिंगल बिजनेस फर्म. एक ही बिजनेस फर्म है, एक ही ओनरशिप है, उनके ही नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स है, अलग अलग शॉप्स है, उसको बोलते हैं चेन स्टोर. दूसरा डेफिनेशन, क्लार्क एंड क्लार्क, दोनों भाई है. श्री राम. क्लार्क एंड क्लार्क दोनों भी भाई है. ये दोनों चेन स्टोर के बारे में क्या बोलते हैं? चेन स्टोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स व्हिच सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड आर सेंट्रली ओन्ड एंड ऑपरेटेड अंडर वन मैनेजमेंट. सर, नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स है लेकिन सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे, ओनरशिप सेंट्रल है और एक ही मैनेजमेंट के अंडर इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है. तो सेम मैनेजमेंट, सेम ओनरशिप, अलग अलग स्टोर्स, सेम प्रोडक्ट बेचना. समझ गए क्या? गुड. एग्जांपल्स क्या है, बाटा, रेमंड, विजय सेल्स, क्रोमा एक्सेट्रा, और कई सारे हैं, पता है तुम्हें चेन स्टोर्स. फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स. पहला, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस. Centralized buying reduces cost, so prices are low and same across all branches. अब हर किसी को इसकी प्राइस कम लगे ऐसे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि इनके प्राइसेस सेम जरूर रहते. तुम पूरे भारत में कहीं पे भी जाओ,
एक कमोडिटी की प्राइस तुम्हें हर एक चेन स्टोर में सेम ही मिलेगी, ठीक है, पक्का, गुड। आगे नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी भी रहती है सर, इनका सेटअप जनरली सेम रहता है। बाटा में जाओ सेम बोर्ड रहेगा, जनरली सेटअप कोशिश करेंगे कि सेम ही रहे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स में जाओ सेम सेटअप रहेगा, सेम कलर स्कीम रहेगी, ठीक है। जुडियो में जाओ जनरली इनके सारे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेम ही रहता है, ठीक है। देखो, ऑल स्टोर्स हैव आइडेंटिकल लेआउट, इंटीरियर्स, डिस्प्लेज एंड स्टाफ यूनिफॉर्म्स फॉर इजी रिकॉग्निशन, ताकि लोगों को समझ में आए कि बॉस ये कौन सा चेन स्टोर है। आगे, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। गुड्स की रेंज लिमिटेड होती है इनके पास। डील इन स्पेसिफिक लाइन ऑफ गुड्स, एग्जांपल बाटा फुटवेयर ओनली। सो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन देखो तुम, ये बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखते ये लोग, ठीक है, चेन स्टोर वाले एक स्पेसिफिक गुड में ही ये डील करते हैं। आगे, लार्ज इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस है ना कि इनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टोर्स अलग अलग स्टोर्स इनको एस्टेब्लिश करने हैं, एक चेन क्रिएट करना है इसके लिए। तो नीडेड फॉर मल्टीपल ब्रांचेस, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एंड डेकोरेशन, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। अब अलग अलग ब्रांचेस है ना, तो उसके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच में, इस तरीके से। गुड्स बॉट इन बल्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल आउटलेट्स। कैश सेल्स, ये कॉमन मिलेगा तुम्हें हर जगह पे फीचर। यहाँ पे भी क्रेडिट पे गुड्स सेल नहीं करते, कैश ओनली कैश ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, मतलब कैश बेसिस पे। ऑपरेट मेनली ऑन कैश बेसिस, अवॉइडिंग क्रेडिट एंड बैड डेट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। गुड्स इनके स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। ब्रांडेड एंड क्वालिटी गुड्स आर एश्योर्ड इन ऑल ब्रांचेस। क्वालिटी इनको मेंटेन करने का एक मेंटेन करनी ही पड़ती है, क्योंकि रेपुटेशन की बात होती है इसलिए, ठीक है बेटा, पक्का पक्का समझ गए। गुड। आगे, वन प्राइस शॉप। नेक्स्ट टाइप इज वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप मतलब क्या सर? जनरली यहाँ पे ना आपको सारे गुड्स एक ही प्राइस पे मिलेंगे, और इनके प्राइसेस भी ऐसे होते हैं 99, 199, 299, 499, 49, इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं वन प्राइस शॉप। शॉप्स वेयर ऑल गुड्स आर सोल्ड एट फिक्स्ड यूनिफॉर्म प्राइस रिगार्डलेस ऑफ साइज और क्वालिटी। जनरली बुक्स वगैरह भी मिलते हैं ऐसे वन प्राइस, ठीक है। सो एग्जांपल, शॉप्स विद प्राइसेस लाइक 49, 99, 199 एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप। पहला ही फीचर है वन प्राइस मतलब यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस रहेगी। ऑल गुड्स आर सोल्ड एट वन प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड प्राइस, नो बार्गेनिंग, बार्गेन होगा ही नहीं, फिक्स्ड प्राइस। आगे, लो प्राइस। जनरली प्राइसेस ऐसे रखे जाते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। सो गुड्स यूजुअली ऑफर्ड एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस। तीसरा, वैरायटी ऑफ गुड्स। सेल स्मॉल डेली यूज गुड्स लाइक टॉयज, स्टेशनरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम्स, बुक्स एक्सेट्रा। लोकेशन क्या होता है इनका? लोकेटेड इन बिजी ट्रेड सेंटर्स, जनरली मार्केट एरियाज में लोकेटेड होते हैं। बिजी ट्रेड सेंटर्स नियर स्टेशन, बस स्टॉप्स, टेम्पररीली इन फेयर्स और एग्जीबिशंस, वहां पे भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे भी कोई क्रेडिट सेल नहीं होता, कैश सेल होता है ओनली, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, नो क्रेडिट फैसिलिटी, अवॉइडिंग रिस्क ऑफ बैड डेट्स। एंड लास्ट वन, जनरली इन्हें लेस कैपिटल लगता है, जनरली कैपिटल थोड़ा कम लगता है बाकी बिजनेसेस से, ठीक है, बाकी लार्ज स्केल वाले बिजनेसेस से। रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट एज गुड्स आर जनरली लो कॉस्ट, कम कॉस्ट के गुड्स होते हैं इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट कम लगता है। समझ में आएगा बेटे? पक्का। और ये लास्ट वाला फिक्स्ड, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर का लास्ट टाइप है मॉल एंड रिसेंट ट्रेंड्स, ठीक है। अब मॉल ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, 20th सेंचुरी में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। चलो, अ मॉल is a large enclosed shopping complex containing various stores, restaurants and businesses। क्या होता है मॉल? मतलब कोई दुकान है क्या? नहीं, मॉल एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे अलग अलग लोग अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। समझ में आया क्या? आगे, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कनेक्टेड बिल्डिंग्स फ्रॉम अ शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट हब। अलग अलग बिल्डिंग्स कनेक्टेड रहते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होते हैं। कस्टमर्स कैन मूव फ्रॉम वन स्टोर और यूनिट टू अनदर इजीली अंडर वन रूफ। एक ही जगह पे तुम्हें बहुत सारी वैरायटी मिल रही है, एक ही जगह पे जो भी खरीदना है, भाई खाना खाना है वहीं पे है, भाई शूज खरीदने हैं वहीं पे है, कपड़े खरीदने हैं वहीं पे है, ज्वेलरी खरीदनी है वहीं पे है, सारे दुकान वहां पे मिलेंगे, ठीक है। आगे, फ्रॉम द लेट 20th century malls also started including entertainment venues such as movie theaters, food courts, gaming zones etc। और अब मॉल में ना ये एंटरटेनमेंट एवेन्यूज भी आने लगे, जैसे गेम जोन होता है तुम्हारा,
या फिर मल्टीप्लेक्सेस, मूवी थिएटर्स होते हैं, ये सब कुछ मॉल में अभी आने लगा, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। आगे, they are becoming increasingly popular as they provide variety, convenience and leisure facilities at one place। भाई कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं ना, एक ही जगह पे सब कुछ, तो तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, मेहनत भी बच रही है, सब कुछ एक ही जगह पे है, कन्वीनियंस भी है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स, फिनिक्स मॉल, इनऑर्बिट मॉल एक्सेट्रा, ये बहुत बड़े मॉल्स है, ये इसके एग्जांपल, या तुम तुम्हारे सिटी के लोकल मॉल जो भी है उसका भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है बेटा। रिसेंट ट्रेंड्स इन रिटेल ट्रेड, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेड, अब ऑनलाइन का ही जमाना है सर, ई कॉमर्स देख लो ना आप। ठीक है, अभी कुछ भी खरीदना है जनरली सबसे पहले ना अपन ऑनलाइन चेक करते हैं इसका प्राइस क्या है, ये कितने में मिल सकता है, इसके लिए और क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, सो ऑनलाइन ट्रेड आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो इन मॉडर्न टाइम्स ऑनलाइन रिटेलिंग, ई कॉमर्स हैज बिकम मोर पॉपुलर स्पेशली इन इंडिया। इट अलाउज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट यूज करके, सबको बताए इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। क्या एडवांटेजेस है, रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, सर कम इन्वेस्टमेंट लगता है ऑनलाइन के लिए, क्यों, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी लगती नहीं है। नो नीड फॉर, ये कोई पॉइंट आया, नो नीड फॉर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग की या स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। थर्ड, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन नीडेड विद कस्टमर, सर कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो शॉप एस्टेब्लिश करने की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई जरूरत नहीं है। फोकस ऑन फास्ट सर्विस एंड क्वालिटी, तो आप आपकी सर्विस पे और क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं, ये सारी चीजों का कॉस्ट आप उधर डाइवर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन रिटेल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, मिंत्रा और बहुत सारे जो तुम्हें सबको बताएं। ठीक है, आगे ये लास्ट पार्ट है सेकेंड चैप्टर का, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड। चलो, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होने वाला ट्रेड। इन एंशिएंट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड existed for quality products like silk, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। तो एंशिएंट भारत में ना ये सारे गुड्स का ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे होता था। ठीक है, आयात निर्यात जिसको बोलते हैं। मीनिंग when trade activities are carried out between two or more countries, it is known as international trade। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होने वाला ट्रेड इज इंटरनेशनल ट्रेड। सर इस पे पॉलिटिकल रिलेशंस का बहुत ज्यादा असर होता है, जैसे अब भी देख रहे हैं अपन, अब भी देख रहे हैं। ठीक है, किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, चलो ले लेता हूँ, ले ही लेते हैं, अमेरिका। क्या हो रहा है भाई उनका, समझ में आ रहा है सबको, न्यूज देखते हैं ना सारे। ठीक है, सो इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में ना उनके अभी बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ थोड़े से 36 बन रहे। ठीक है, हाँ, तो पॉलिटिकल रिलेशन का इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत असर होता है। द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज हाईली अफेक्टेड बाय their political and diplomatic relations. Complex nature. International trade procedures are usually complex, lengthy and difficult. Generally ये procedures जो होते हैं ना बहुत complex होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के। Factors affecting international trade. कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज किस तरीके से, और करेंसी एक्सचेंज का रेट क्या है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, बूस्ट अ नेशंस वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई नेशन की वेल्थ बढ़ाने का काम करता है, एंड प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कंज्यूमर को, कस्टमर को कई सारी वैरायटी मिलती है फिर, क्योंकि नए एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं, है ना, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है इसीलिए। चलो, अब इंटरनेशनल ट्रेड में सबको पता है क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट या अंतर्पोर्ट ट्रेड। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है बस। सो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या बोलता है, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर है बहुत बड़ा सा। ठीक है, सो एक्सपोर्ट ट्रेड मींस सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज। द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एक्सपोर्ट पता है ना सबको, अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में गुड्स बेचना मतलब एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या, बाहर की कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स खरीदना मतलब इंपोर्ट। और री एक्सपोर्ट या अंतर्पोर्ट मतलब क्या, बाहर की कंट्री से गुड्स खरीद के बाहर की ही कंट्री में गुड्स बेचना। समझ में आया क्या, दैट इज री एक्सपोर्ट या अंतर्पोर्ट। समझ गए बेटा, पक्का। चलो आगे, अब इसके 4 स्टेजेस है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के 4 स्टेजेस है। एक है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा है प्री शिपमेंट स्टेज, तीसरा है शिपमेंट स्टेज, एंड फोर्थ वन इज पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ये 4 स्टेजेस में बटा हुआ है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इस पे ना तुम्हें डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे नहीं पूछेंगे कि
इंपोर्ट प्रोसीजर बताओ या एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताओ, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, या एक्सप्लेन द टर्म्स, ये क्वेश्चन होता है छोटा, उसमें पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? हाँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, या एक्सप्लेन प्री इंपोर्ट स्टेज, ऐसे बोल सकते हैं इंपोर्ट ट्रेड का। समझ में आ गया? तो वो पॉइंट्स तुम्हें एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको स्टेज वाइज अपन करेंगे। पहला स्टेज क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसीजर का पहला स्टेज क्या है बेटा? प्रीलिमिनरी स्टेज। अब प्रीलिमिनरी स्टेज के दो पॉइंट है, एक है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दो स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन और दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ता है? एक्सपोर्टर को रजिस्टर करना पड़ता है डीजीएफटी के पास, उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास फॉर पैन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जहां से मिलता है उसको, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी एंड जीएसटी अथॉरिटी के पास उसको रजिस्टर कराना पड़ता है खुद का बिजनेस। ठीक है, आगे अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। अब बाहर की कंट्री में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, तो वहां पे एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसको वहां से ऑर्डर्स आए। ठीक है, इसीलिए एक्सपोर्टर अपॉइंट एजेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड और मे ओपन फॉरेन सेल्स ऑफिस, वहां पे फॉरेन सेल ऑफिस ओपन करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला वाला स्टेज, प्रीलिमिनरी स्टेज। दूसरा प्री शिपमेंट स्टेज। अब इसमें टोटल 9 स्टेप्स है। पहला क्या है? रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो बाहर के उस एजेंट के थ्रू ऑर्डर आया मेरे यहाँ पे, वेरीफाई एंड कंफर्म इंपोर्टर्स ऑर्डर, चेक रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट इन बायर्स कंट्री। और बॉस उसके कंट्री में इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया वो पहले चेक करना पड़ता है हमें। ठीक है, अगर इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है तो उस लिमिट में रह के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक, जिसको एलसी बोलते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, गारंटी देता है। कौन किसको गारंटी देता है? इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी दे रहा है कि बॉस अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया ना तो मैं हूँ, टेंशन मत लेना। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर मांगता है इंपोर्टर से। ठीक है, इसलिए क्या बोला है? इंपोर्टर इश्यूज लेटर ऑफ क्रेडिट वाया बैंक टू एंश्योर पेमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बैंक। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए पैसा लगेगा, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा और फाइनेंस बैंक मुझे प्रोवाइड करेगी, इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये तो सबको पता है, जो ऑर्डर है उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होंगे। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स रिक्वायरमेंट। पैकेजिंग, पैकेजिंग भी सब लोग जानते हैं। प्रॉपर पैकेजिंग इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, प्रमोशन और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 6 ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी कवर क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट अप टू 90% ऑफ लॉस। अगर पेमेंट ही नहीं आया तो सर गारंटी क्या है, मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं? तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ईसीजीसी कवर दिया जाता है कि बस टेंशन मत ले, अगर तेरा लॉस हुआ तो हमें। ठीक है, आगे जीएसटी के फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं। कंप्लीट जीएसटी प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू एक्सपोर्टर्स, जो भी उस एक्सपोर्टर को एप्लीकेबल होंगे वो सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं। मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट टू कवर ट्रांजिट रिस्क। ठीक है, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है कि अगर ट्रांजिट में मैंने गुड्स भेजने के बाद उसका कुछ लॉस हुआ तो बस मुझे उसका क्लेम मिलना चाहिए इसके लिए। और सी&एफ एजेंट, सी&एफ मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं जो कस्टम क्लियरेंस करा के देते तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि वो पोर्ट पे ना, जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को सारी इंफॉर्मेशन हो प्रोसीजर के बारे में, तो वहां का कोई जानकार व्यक्ति होता है सी&एफ एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये लोग आपका प्रोसीजर आगे करा के देंगे। ठीक है, ये है प्री शिपमेंट स्टेज। उसके बाद शिपमेंट स्टेज, जहाँ पे एक्चुअल एक्सपोर्ट होता है। तो पहला क्या है? प्रोसेसिंग। पहला स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्टर और सी&एफ एजेंट प्रिपेयर शिपिंग बिल एंड रिक्वायर्ड कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं स्टेप नंबर 1 में। दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, कस्टम्स इंस्पेक्शन एंड क्लियरेंस, कार्टिंग ऑर्डर ऑब्टेन फ्रॉम पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। फिर जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी होती है ना, वो पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू इंस्पेक्शन किया जाता है गुड्स का और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद लोडिंग ऑफ गुड्स, उसके बाद सीधा गुड्स लोड होते हैं। आफ्टर लेट एक्सपोर्ट एंड लेट शिप ऑर्डर्स गुड्स आर लोडेड ऑन शिप। डॉक्यूमेंट्स इशू, कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं फिर? मेट्स रिसीट, बिल ऑफ रीडिंग, ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं
किसको? एक्सपोर्टर को। समझ में आया? एक बार गुड्स शिप हो गए उसके बाद। और लास्ट स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज, दैट इज पोस्ट शिपमेंट स्टेज। बस गुड्स तो चले गए, गुड्स तो एक्सपोर्ट कर दिए मैंने, एक्चुअली एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस, एक्सपोर्टर सेंड्स शिपमेंट डिटेल्स, पैकेजिंग लिस्ट, इनवॉइस एंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ लीडिंग टू इंपोर्टर। फिर यहाँ से इंपोर्टर को जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले उसके कॉपीज भेजूंगा, उसको सारे इस शिपमेंट के डिटेल्स भेजूंगा। आगे प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबमिट ऑल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। अब इंपोर्टर ने भी कुछ पैसा भेजा होगा ना मेरी बैंक में, ठीक है, तो मैं ये जो एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखाऊंगा और बैंक से मेरे नेट रियलाइजेशन, मेरा पेमेंट ले लूंगा। ये देखो, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब क्या? कभी गवर्नमेंट चाहती है कि तुम एक्सपोर्ट करो, तो एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है, ठीक है, ये इंसेंटिव्स मुझे गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं, कब? एक्सपोर्ट होने के बाद, ठीक है। सो एक्सपोर्टर क्लेम्स ड्यूटी ड्रॉबैक, जीएसटी रिफंड एंड अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स। और लास्ट है फॉलो अप। यहाँ से इंपोर्टर से पूछने का, बॉस गुड्स मिले कि नहीं मिले, सही है कि नहीं है, सब कुछ बराबर है क्या? दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, ठीक है। सो कीप कॉन्टेक्ट विद इंपोर्टर टू नो देयर फीडबैक एंड मेंटेन ट्रेड रिलेशंस। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग, इंपोर्ट ट्रेड refers to the purchase of goods and services from foreign countries। foreign countries से goods purchase करना, controlled by governments across the world to ensure what? proper use of foreign exchange, foreign exchange का सही इस्तेमाल हो इसलिए, and production of domestic industries, और domestic industries अच्छे से प्रोटेक्ट हो इसलिए import trade पे ज्यादा restrictions होते हैं, हमेशा याद रखो, ठीक है। आगे प्रोसीजर, इसका भी 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, पहला है प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा प्री इंपोर्ट स्टेज, तीसरा इंपोर्ट स्टेज एंड फोर्थ पोस्ट इंपोर्ट स्टेज, ठीक है। सबसे पहला ये सेम है, क्या? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विद डीजीएफटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए और इनकम टैक्स पैन के लिए और जीएसटी अथॉरिटी में, ये सारे रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज में। दूसरा स्टेप क्या है? निगोशिएशन। इंपोर्टर डिस्कसेस प्राइस, डिलीवरी स्केड्यूल, क्रेडिट पीरियड, टर्म्स एंड कंडीशंस विद एक्सपोर्टर फॉरेन सप्लायर। अब इंपोर्टर फॉरेन सप्लायर से या एक्सपोर्टर के साथ ये सारी चीजें निगोशिएट करेगा कि वो कितनी क्वांटिटी चाहिए, गुड्स की प्राइस क्या होगी, कब तक गुड्स चाहिए, क्या स्केड्यूल के हिसाब से गुड्स चाहिए, ये सब कुछ निगोशिएशन होते हैं। ये हो गया पहला वाला स्टेज, प्रीलिमिनरी स्टेज, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है? प्री इंपोर्ट स्टेज। सर इंपोर्ट करने के पहले क्या करना पड़ेगा? एक होता है कोटा सर्टिफिकेट फॉर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। कोटा सर्टिफिकेट मतलब क्या? सर कुछ गुड्स पे ना रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है, एक लिमिट लगा हुआ होता है कि इतनी ही मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में, इतने ही परसेंटेज में आप वो गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोटा चेक करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, ये कौन कराता है फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस? आरबीआई वाया बैंक। कैसे करेगा? सर फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या? अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी कंट्री के, भारत के किसके पास है? आरबीआई के पास। तो मुझे आरबीआई को, मतलब मेरी बैंक के थ्रू आरबीआई के परमिशन निकालने पड़ेंगे कि इतना इतना फॉरेन एक्सचेंज मुझे इस कंट्री की रिजर्व में से लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरी बैंक वो फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस कराने का काम करेगी थ्रू आरबीआई। आगे ऑर्डर प्लेसमेंट, इंडेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट मतलब अब मुझे पता है मेरे पास पैसा है, फिर मैं ऑर्डर प्लेस करेगा, जिसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर प्लेस्ड विद सप्लायर, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जो एक्सपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट मांगा था मेरी बैंक से, वो लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम मैं करूंगा। तो बैंक गारंटी फॉर ऑफ पेमेंट टू एक्सपोर्टर। C&F एजेंट, अब मुझे भी थोड़ी नॉलेज है तो मुझे एजेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, वो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज पे काम करने वाले, अपॉइंटेड टू हैंडल कस्टम्स फॉर्मेलिटीज एंड शिपमेंट एडवाइस। फिर एक्सपोर्टर मुझे बताएगा, जब वो शिप करेगा ना, मुझे गुड्स शिप कर देगा, तो वो मुझे बताएगा कि बॉस सारे डिटेल्स ये गुड्स मैंने शिप करा दिया है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्टर सेंड्स एडवाइस टू हेल्प इंपोर्टर अरेंज क्लियरेंस और अनलोडिंग। उसके बाद तीसरा स्टेज है इंपोर्ट स्टेज। अब एक्चुअली इंपोर्ट होंगे गुड्स, तो पहला है रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ये शिपमेंट एडवाइस के साथ मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे इंपोर्टर को, मतलब जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सेट्रा। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री। अब गुड्स यहाँ पे आए तो बिल ऑफ एंट्री एक करके एक डॉक्यूमेंट बनता है, प्रिपेयर्ड बाय CF एजेंट फॉर कस्टम्स क्लियरेंस। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर, इट इज इशूड बाय शिपिंग कंपनी आफ्टर फ्रेट पेमेंट। तो जो कंपनी मेरे गुड्स लेके आई उसका पेमेंट करने के बाद डिलीवरी ऑर्डर मुझे मिलता है इंपोर्टर को। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम अथॉरिटी चेक्स एंड सर्टिफाइज
डॉक्यूमेंट। फिर कस्टम्स अथॉरिटी गुड्स को चेक करेंगे और फिर उसे क्लियर करा देंगे कि बॉस गुड्स सेफ है अपनी कंट्री में आने के लिए। समझ गए, इसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद लास्ट स्टेज है दैट इज पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। अब इंपोर्ट हो गया, अब इंपोर्ट होने के बाद क्या, पहले पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज, अब मुझे सबके ड्यूज पे करने पड़ेंगे एज इंपोर्टर, मुझे सबके ड्यूज पे करने पड़ेंगे। ये पोर्ट, जिस पोर्ट ने मुझे फैसिलिटी अवेलेबल करा के दी, अवेल करा के दी, उसके सो C&F एजेंट के ड्यूज पे करने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कस्टम्स अथॉरिटीज को, इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा होगा वो पे करना पड़ेगा, फ्राइट पेमेंट करना पड़ेगा जो शिपिंग कंपनी को, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, एक्सपोर्टर को पैसा देना पड़ेगा, एक्सपोर्टर का पेमेंट करना पड़ेगा, मेक टू एक्सपोर्टर वाया बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फॉलोअप लेना पड़ेगा इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन गुड्स। अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे एक्सपोर्टर के साथ फॉलोअप में कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ये है इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ये चीज याद रखो। लेकिन इसका मतलब ये छोड़ना है क्या? नहीं सर, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके स्टेज वाइज तुम आंसर्स क्लियर करके रखना। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे और लास्ट है तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है अंतर्पोर्ट ट्रेड या री एक्सपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो अंतर्पोर्ट ट्रेड मींस importing goods for the purpose of re-export with और विदाउट प्रोसेसिंग और रीपैकेजिंग। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ पैकिंग हो। मैंने जापान से गुड्स मंगाए और मैंने ऑस्ट्रेलिया में गुड्स भेज दिए, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। बस मंगा के भेजना, मैं इंटरमीडिएट हूँ बस भारत में। समझ गया क्या? इसको बोलते हैं अंतर्पोर्ट या री एक्सपोर्ट। गुड्स इंपोर्टेड, दे आर स्टोर्ड और प्रोसेस्ड एंड देन एक्सपोर्टेड अगेन। लेकिन ये वाला स्टेप हमेशा ही जरूरी हो ऐसे नहीं है, सीधा सीधा इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या बाहर के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉमन इन ड्यूटी फ्री पोर्ट्स वेयर नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लिमिटेड। एक ही होता है, ऐसे पोर्ट्स पे होता है जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, वहां पे ये बहुत कॉमन है। ठीक है, आगे एग्जांपल क्या है? इंडिया इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, प्रोसेसेस इट एंड एक्सपोर्ट टू जापान। साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल लेती है इंडिया, वहां पे यहाँ पे इंडिया में उस पर प्रोसेस किया जाता है भारत में और उसे जापान में बेचती है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, एकदम अच्छे से। ये यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ OCM, लगभग 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में। ठीक है, तो सारे ही चैप्टर्स अपन ऐसे ही करेंगे, मैंने बोला है 1 शॉट रिवीजन करेंगे। लेकिन 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 ये ना मैं कर रहा हूँ ना तुम अकेले कर रहे हो, ये हम मिलके ही करेंगे। समझ में आया क्या? तो मिलके पढ़ाई करेंगे, मिलके रिवीजन करेंगे, मिलके एग्जाम को फोड़ेंगे, बस साथ में रहना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है OCM का। चैप्टर 1 का वीडियो अगर तुमने अभी तक देखा नहीं है तो वो भी देख लेना और चैप्टर 2 का भी देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ ये सारे रिविजन देखने के बाद, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 60+ तो तुम 80 में से 60+ कैसे भी जाओगे, हर एक बच्चा। ठीक है, बस साथ बने रहेंगे और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए रिवीजन लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तब तक के लिए चलो टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। बाय बाय।